हाय एवरीवन, दिस इज आकांक्षा। वेलकम टू माय चैनल बेस्ट स्टडी कॉर्नर एंड आई होप यू ऑल आर गुड। गाइज, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ हम टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट एटसेट्रा एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए हम अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अत्यंत प्राचीन सिक्के से पहले अस्तित्व में नहीं थे। ओके, पूछा है, ऑप्शंस जो हैं वो हैं ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 3री शताब्दी और ईसा पूर्व 2री शताब्दी। तो गाइस जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी। ओके गाइस, अगर हम बात करते हैं सिक्कों की, तो भारत में अगर हम सिक्कों की प्राचीनता देखते हैं तो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से हमें मिलती है। ओके, और अगर हम इनके नियमित प्रचलन की बात करें तो वो हमें दिखाई देता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। ओके, और गाइस जो ये सिक्के होते थे इनको आहत सिक्के, पंचमार्क्ड कॉइन्स बोला जाता था। ओके, तो इन्हें आहत सिक्के जो बोलते थे वो इसलिए बोलते थे क्योंकि उस वक्त गाइस आज की तरह ऐसा नहीं था कि सिक्कों को एक सांचों में ढाला जाता था, ठीक है, बल्कि उस वक्त क्या होता था, धातु के टुकड़े होते थे, उनको औजारों के द्वारा प्रहार करके सिक्के बनाए जाते थे। ओके, तो इस वजह से ये सिक्के जो थे वो आहत सिक्के कहलाते थे। गॉट इट? आई होप आपको क्लियर हो गया है। तो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं गाइस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैदिक पाठ्य के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता है? तो ऑप्शंस हैं आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण और स्मृति। तो गाइस अगर वेदांत शब्द के प्रयोग की बात करें तो उपनिषद के लिए हम वेदांत शब्द का प्रयोग करते हैं। ओके गाइस, अगर हम बात करते हैं उपनिषद की तो ये दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। ओके, और उपनिषद जो है उसका अर्थ होता है शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। गॉट इट? आई होप आपको क्लियर हुआ है। तो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं गाइस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देवी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? ऑप्शंस हैं सीता, तारावती, उषा और अदिति। तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सीता और तारावती, क्योंकि सीता और तारावती का उल्लेख हमें ऋग्वेद में नहीं मिलता। ओके, जबकि उषा और अदिति का उल्लेख तो ऋग्वेद में मिलता है। वैदिक पीरियड जब आपने पढ़ा होगा तो वहाँ आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा, है ना। अगर गाइस हम बात कर लें यहाँ तारावती की, तो ये बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा जो थी उसकी थी, उससे रिलेटेड थी। गाइस अगर हम बात कर लेते हैं तारावती की, तो ये बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से संबंधित है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायणीय संहिता संबद्ध है? ऑप्शंस हैं ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से और अथर्ववेद से। ओके, तो गाइस अगर हम यहाँ रामायणीय संहिता की बात करते हैं तो वो सामवेद से संबद्ध है। गॉट इट? सामवेद जो है उसकी 3 शाखाएं हैं। ओके, कौथुम या फिर कौथमीय संहिता, इसके अलावा रामायणीय संहिता और जैमिनीय संहिता। अगर हम बात करते हैं कौथुम संहिता की तो ये गुजरात से संबंधित है। रामायणीय संहिता जो आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है ये महाराष्ट्र से संबंधित है, जबकि जैमिनीय संहिता जो है वो कर्नाटका से संबंधित है। गॉट इट? और गाइस सामवेद की जो कौथुम संहिता है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। ओके, तो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में संस्कृत तथा प्राकृत में रचित कृति लेखा पद्धति का क्या विषय है? ऑप्शंस हैं विभिन्न प्रकार के कानूनी दस्तावेजों के मॉडल, जैन लोक कथाएं, बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा प्रथाएं या फिर राजवंशों का जीवन चरित्र। तो गाइज अगर हम लेखा पद्धति की बात करते हैं जो कि गुजरात में संस्कृत और प्राकृत में रचित है, तो इसमें विभिन्न प्रकार के कानूनी दस्तावेजों के मॉडल दिए हैं। ओके, अगर लेखा पद्धति की बात करें गाइज तो यह अज्ञात लेखक द्वारा लिखा गया है, मतलब इसका जो लेखक है वो हमें ज्ञात नहीं है। ओके, और यह जो लेखा पद्धति है इसमें सार्वजनिक लेन देन के लिए जो उपयोग में आने वाले प्रशासन भूमि अनुदान होते हैं उनका मसौदा तैयार करने के लिए नियम दिए गए हैं, बैंकिंग प्रणाली के बारे में बताया गया है और इसके अलावा न्यायिक विवाद आदि का उल्लेख मिलता है इसमें। ओके, आई होप आपको समझ आया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में चेनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शंस हैं परुश्री, शतुद्री, वितस्ता और अस्किनी। तो गाइस अगर हम चेनाब नदी की बात करते हैं तो वैदिक काल में चेनाब नदी को अस्किनी नाम से जाना जाता था। ओके, अगर हम बाकी नदियों को देख लेते हैं तो
परुष्णी की बात करें तो रावी नदी को परुष्णी नाम से जानते थे, ओके, जबकि शतुद्री सतलज नदी को हम शतुद्री के नाम से जानते थे, और झेलम नदी जो थी उसको वितस्ता के नाम से वैदिक काल में जाना जाता था। गॉट इट? ओके, तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है तमसो मा ज्योतिर्गमय, या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह निम्नलिखित में से किस उपनिषद से आता है? ऑप्शंस हैं छांदोग्य, मांडूक्य, मुंडक या फिर बृहदारण्यक। ओके, तो गाइस अगर हम बात करते हैं आंसर की कि तमसो मा ज्योतिर्गमय या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, तो यह जो है ये बृहदारण्यक उपनिषद में दिया गया है। ओके, और गाइस यह जो उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, इसी में याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का भी उल्लेख है। ओके, और गाइस ये सबसे बड़ा उपनिषद है। गॉट इट? आई होप आपको क्लियर हुआ है। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मैच कराने के लिए, ओके, एक तरफ आपको वेद दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके ब्राह्मण ग्रंथ, और हमें उनको मैच कराना है। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है सूची 1 की संहिताओं को सूची 2 के ब्राह्मणों से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ओके, सूची 1 में दिए गए हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सूची 2 में तैत्तिरीय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, गोपत ब्राह्मण और पंचविश ब्राह्मण। गॉट इट? तो चलिए अब मैंने मैच कर लेते हैं। तो गाइस अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद की, तो इससे रिलेटेड कौन सा है? कौशितकी ब्राह्मण। ओके, कौशितकी के अलावा अगर हम ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो ऐत्रेय जो है वो भी ऋग्वेद से ही संबंधित है। ओके, जबकि चलिए दूसरा हम देखते हैं यजुर्वेद। तो यजुर्वेद जो होगा इसका कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा तैत्तिरीय ब्राह्मण। ओके, तैत्तिरीय के अलावा गाइस शतपथ ब्राह्मण जो है वो भी यजुर्वेद से संबंधित है। चलिए अब हम सामवेद को मैच करा लेते हैं। तो सामवेद का जो है वो हो जाएगा पंचविश ब्राह्मण। ओके, पंचविश और जैमिनी 2 ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो सामवेद से संबंधित है, जबकि अगर हम अथर्ववेद की बात करते हैं तो गोपत ब्राह्मण इससे सही मैच कर रहा है। ओके, तो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कर्मकांडी वेद है? ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो गाइस जो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यजुर्वेद। कर्मकांडी वेद का मतलब कि बहुत सारे यज्ञों से संबंधित जो अनुष्ठान और विधियाँ हैं वो इसमें दी गई हैं यजुर्वेद में। ओके, इसलिए इसको कर्मकांडीय वेद भी कहते हैं। ओके, और यजुर्वेद जो है ये गद्य एवं पद्य दोनों में ही रचित है। ओके, और यजुर्वेद जो है इसमें कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले जो पुरोहित होते थे उसको अध्वर्यु कहा जाता था। गॉट इट? इसकी 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ओके, और जो शुक्ल यजुर्वेद है इसको वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। गॉट इट? गाइस जिस अभी हमने ब्राह्मण ग्रंथ की बात की थी शतपथ ब्राह्मण, तो यह जो ब्राह्मण है शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, जबकि तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। ओके, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? वैदिक देवताओं की स्तुति, काला जादू, सत्य की खोज या फिर वैष्णव धर्म। तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सत्य की खोज। अभी अगर आपको याद आ रहा हो तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि उपनिषद जो है वो दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, है ना, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। और अगर हम बात करते हैं उपनिषद के अर्थ की, तो इसका अर्थ होता है शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। ओके, तो गाइस अगर हम उपनिषद की बात करें तो आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, सत्य की खोज, पुनर्जन्म, यह सभी जो है इनकी विषय वस्तु रही। ओके, और इसीलिए इन्हें पार विधा या फिर अध्यात्म विधा भी कहा जाता है। गॉट इट? और गाइस अगर हम बात करते हैं प्रामाणिक उपनिषदों की तो इनकी संख्या 10 मानी गई है। तो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उपनिषद में चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख आया है? ऑप्शंस हैं मंडूक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, जाबालोपनिषद या फिर छांदोग्य उपनिषद। तो गाइज अगर हम बात करते हैं चारों आश्रमों के सर्वप्रथम उल्लेख की, तो वो आंसर हो जाएगा हमारा जाबालोपनिषद। गॉट इट? जबकि गाइज अगर हम बात करें 3 आश्रमों के उल्लेख की, तो 3 आश्रमों का जो सबसे पहले उल्लेख मिला वो हमें मिला छांदोग्य उपनिषद में। याद रखिएगा, छांदोग्य उपनिषद में हमें 3 आश्रमों के बारे में पता लगा, जबकि चारों आश्रमों के बारे में हमें सबसे पहले कहाँ पता लगा? जाबालोपनिषद में। गॉट इट? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम डिस्कस करते हैं गाइज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि को बढ़ावा देने के कितने कारणों का ऋग्वेद में उल्लेख है? 4 कारणों का, 5 कारणों का, 6 का या 7 का? तो गाइज जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4। कृषि को बढ़ावा देने के 4 कारणों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है हमें। ओके, और जो 4 कारण उल्लिखित हैं ऋग्वेद में वो कौन से हैं? तो वो हैं कृष, ऊर्ध्व,
धान्य एवं वृष्टि। गॉट इट। और गाइस ऋग्वेद जो है इसमें कुल 24 श्लोक हैं जिनमें कृषि का उल्लेख है। ओके, तो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं गाइस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ से यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक सभा और समिति दो भिन्न संस्थाएं थीं? ऑप्शंस हैं ऐत्रेय ब्राह्मण, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण या फिर यजुर्वेद। तो गाइज आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद से स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक सभा और समिति दो भिन्न संस्थाएं थी। ओके, इसमें सभा और समिति जो थी इनको प्रजापति की दो पुत्रियां बताया गया। गॉट इट। गाइस लुडविग जो थे उनका मत है कि समिति में सभी व्यक्ति सम्मिलित थे, जबकि सभा की अगर हम बात करते हैं तो उसमें केवल सभी ब्राह्मण और मध्वन यानी कि धर्म संरक्षक सम्मिलित होते थे। गॉट इट। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है? 11वां, 10वां, 9वां या फिर 12वां। तो गाइस अगर 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार की बात करते हैं तो ये 11वें नंबर पर आता है। गॉट इट। अब चलिए हम 16 संस्कार भी देख लेते हैं गाइस। तो ये 16 संस्कार हैं, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णभेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह तथा अंत्येष्टि। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है? मानव कल्याण, गाय, गंगा या फिर ऋग्वेद। तो गाइज यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है इसे भारतीय संस्कृति की आधारशिला माना जाता है, क्योंकि गाइज इसमें भारत की प्राचीन अगर हम देखें तो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक स्थिति जो है इसका बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है। ओके, इसीलिए इसको भारतीय संस्कृति की आधारशिला माना जाता है। गॉट इट। तो गाइज आई होप आपको सेशन हेल्पफुल लगा होगा। तो गाइज़ अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।